हे क्लास 9th, बचपन में हम सबकी फैंटेसीज होती है कि काश हम अपना भविष्य देख सकते, काश हम फ्यूचर में जा सकते। तुम्हें पता है आज ये पॉसिबल है। अगर तुम फ्यूचर में जाना चाहो तो तुम फ्यूचर में जा सकते हो। कैसे? अब इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको ये खूबसूरत सा चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस, दैट इज ग्रेविटेशन। क्या है ये ग्रेविटेशन? जी हाँ, ग्रेविटेशन ये वही चैप्टर है जिसकी वजह से टाइम डायलेशन जैसी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। अच्छा, हमने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है या कोई भी ऑब्जेक्ट रुक जाता है, अपनी स्पीड चेंज करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो इन सब के पीछे जो कारण है वो है जो हम फोर्स लगाते हैं। पढ़ लिया है हमने। इस चैप्टर में हम बिल्कुल अलग तरीके के फोर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। ये वो फोर्स है जो हमारा अर्थ हमारी तरफ एग्जर्ट करता है। अब कोई भी चीज ऊपर फेंक के देख लो, उसे आनी नीचे ही है। अपना फोन ऊपर फेंक के देख लो, वो भी आता नीचे ही है। अच्छा, धरती की बात छोड़ो, चलते हैं यूनिवर्स में। आपको पता है हमारा मून अर्थ के चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, रिवॉल्व करता है। हमारा खुद का प्लेनेट यानी कि अर्थ, ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। बाकी अदर प्लैनेट्स भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो कभी तो सोचा होगा ना कि ये कौन सा फोर्स है भाई, ऐसे ही किसी पर लग जा रहा है, ये ऊपर चीज जा रही है, ऑटोमेटिक नीचे आ जा रही है, किस फोर्स की वजह से? भाई ये वो फोर्स है जो हमारे खतरनाक चाचा आइजैक न्यूटन ने हमें बताया था। जी हां, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। हम इस चैप्टर में केवल ग्रेविटी ही नहीं बल्कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है ये पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी पढ़ रहे होंगे, वेट वेरिएशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लिक्विड के ऊपर फ्लोट करना है, तैरना है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड पर फ्लोट क्यों करता है, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। ये चैप्टर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, शुरू से शुरुआत करने के लिए हमारे पास है इस चैप्टर का पहला टॉपिक 10.1, और इस टॉपिक में हम पढ़ रहे होंगे कि भाई ग्रेविटेशन क्या है। और यहां से लेके जो यहां तक चीजें लिखी गई है ना, पढ़ना थोड़ा ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, क्यों ना तुम्हें एनिमेशन से समझा देता हूं कि यहां से लेके यहां तक क्या लिखा गया है। चलें स्क्रीन पर। तो भाई ये बात कुछ ऐसी है कि हमारे पास दो सिनारियो दिया है ग्रेविटेशन को समझने के लिए। एक है कि भाई जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, बिल्कुल ऐसे चारों तरफ घूमता है, लेकिन एक चीज है कि भाई ये अर्थ पर जाकर गिरता नहीं है। यही तो होता है ना, मून चारों तरफ रिवॉल्व करता है लेकिन ये अर्थ पर जाकर गिर नहीं रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ जब हम देखेंगे तो भाई एक बच्चा है जो फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल को उसने ऊपर फेंका, कुछ देर ऊपर रहने के बाद वो फुटबॉल जमीन पर आकर गिर जाता है। ध्यान दे रहे हो, यहां पर मून धरती पर नहीं गिर रहा, लेकिन हम कोई भी चीज अगर धरती से फेंकते हैं तो वो कुछ दूर जाने के बाद, आप देख रहे हो, कुछ दूर जाने के बाद वो वापस अर्थ पर आकर गिर जाता है। और इसी बीच एक और घटना घटती है हमारे चचा आइजैक न्यूटन के साथ। आइजैक न्यूटन कहीं से आ रहे थे, थके हारे थे, और वो आकर एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वो अपना काम कर रहे थे। तभी उनके बगल में एक एप्पल, एक सेब आकर गिर जाता है। आइजैक न्यूटन चाचा सोचते हैं कि भाई जब धरती हमारी सारी चीजें अट्रैक्ट कर सकती हैं, कोई भी चीज हो वो तुरंत आकर अर्थ पर गिर जाएगी। हम फुटबॉल भेजें, ऊपर जाएगी, अर्थ पर आकर गिर जाएगी। हम अपना फोन फेंक दें ऊपर जाएगा कुछ दूर, फिर आके नीचे गिर जाएगा। मतलब सारी चीजें जब हमारा अर्थ अट्रैक्ट कर लेता है तो भाई ये मून को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाता? क्यों मून जाकर धरती से टकरा नहीं जाता है? सोचने वाली बात है ना, बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो भाई आइजैक न्यूटन ने भी इस बारे में सोचा और उन्होंने पता लगाया कि दोनों केसेस में एक ही फोर्स लग रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम आज ग्रेविटेशन फोर्स के नाम से जानते हैं। यस, दोनों केसेस में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। ये जो मून अर्थ की तरफ रिवॉल्व कर रहा है, यहां भी ग्रेविटेशन लग रहा है, और कोई चीज हम धरती से जब ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आकर गिर जाती है, वहां भी ग्रेविटेशन लग रहा है। लेकिन ये जो मून है ये अर्थ पर क्यों नहीं गिरता है? सोचने वाली बात है ना। तो इन्होंने, आइजैक न्यूटन ने इस बारे में भी बताया। इन्होंने कहा कि ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट्स ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ
इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन, इन्होंने कहा कि भाई जो मून है ना वो धरती पर गिरता नहीं है, लेकिन ये जो धरती है ना ये लगातार ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती रहती है। ये मून चाहे अपने किसी भी पॉइंट पर हो, ये मून कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, धरती लगातार इसे खींच रही है, लगातार इसे खींच रही है। और अगर ऐसा ना होता तो ये जो मून चारों चक्कर लगा रहा है, ये चारों चक्कर ना लगाता, बल्कि ये मून कहीं स्ट्रेट लाइन में जाके खो जाता है कि नहीं, खो जाता कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही तो हो रहा है ना भाई। देखो कोई ना कोई फोर्स तो अर्थ लगा रहा है, तभी ये चारों तरफ अर्थ की तरफ घूम रहा है कि नहीं, घूम रहा है ना। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही तो घूमता है ना, अर्थ के चारों तरफ देख रहे हो घूम रहा है, यानी अर्थ कोई फोर्स एग्जिट कर रहा है। अगर नहीं करता तो ये जो मून है वो सीधे कहीं जाकर खो जाता। बस इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और इन दोनों केसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है। लेकिन अब भी प्रॉब्लम वही है कि ये मून अर्थ पर क्यों नहीं गिरता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम करेंगे इस चैप्टर की पहली एक्टिविटी नंबर 10.1। चलिए प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डन एक्टिविटी नंबर 10.1, और इस एक्टिविटी को करने के बाद एक चीज तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि भाई ये जो हमारी धरती है, ये जो अर्थ है ना, अर्थ के चारों तरफ आपको पता है मून ऐसे ऐसे घूमता रहता है, गोल 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 घूमता रहता है। किस फोर्स की वजह से घूमता है? हमने बताया अभी आपको कि ये फोर्स बीच में से लग रहा है, ये फोर्स धरती ही लगा रही है। ये फोर्स भी एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बीच में से लग रहा है, सेंटर से लग रहा है, और इस वजह से इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, यानी सेंटर से लगने वाला फोर्स। और यहां पर भी कुछ यही बताया गया है। यहां पर कहा गया है कि भाई बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड, हमने एक्टिविटी में देखा कि जब हमने पत्थर को छोड़ दिया तो जो थ्रेड था ना वो दूर कहीं स्ट्रेट लाइन में जाकर पत्थर गिर जाता है। यही तो होता है ना, हमने देखा बिल्कुल एक्टिविटी में। अच्छा, इसके पहले क्या हो रहा था? इसके पहले जो स्टोन था वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, यानी गोल गोल बिल्कुल ऐसे घूम रहा था। जो धागे से बांधकर हम पत्थर घुमा रहे थे तो वो गोल 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 ऐसे ही घूम रहा था। और जब कोई चीज चल रही है यानी घूम रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी स्पीड से चल रही होगी, है ना, एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड भी कम या ज्यादा हो रही है। मान लो मेरी कार है और कार को आगे जाकर मुड़ना है, तो मुड़ने के लिए भाई डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें स्पीड या ज्यादा करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, यानी वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सीलरेशन भी कहते हैं। तो एक चीज हमने देखा कि भाई अगर किसी भी चीज को डायरेक्शन चेंज करना है तो उसे अपनी स्पीड कम या ज्यादा करनी पड़ेगी। बस जो ये चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, यानी इस पत्थर की स्पीड कम या ज्यादा हो रही है पूरे सर्कुलर मोशन में, ये क्यों हो रही है? क्योंकि हम बीच में से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इस पत्थर का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो भाई ये दोनों चीजें किस फोर्स की वजह से हो रही है? उसी फोर्स की वजह से जो हम सेंटर से लगा रहे हैं, जो हम बीच में से लगा रहे हैं। और इस फोर्स को क्या कहते हैं? हम सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो क्या होगा? कभी सोचा है? मैं आपको बताता हूं। इन द अब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन फ्लाइज ऑफ along a straight line। हमने एक्टिविटी में भी देखा कि भाई जब तक हम गोल गोल घुमा रहे थे तब तक तो वो घूम रहा था, और जब हमने उस पत्थर को छोड़ दिया तो हुआ क्या? वो पत्थर कहीं दूर जाकर स्ट्रेट लाइन में गिर जाता है। और बिल्कुल ऐसे ही होगा धरती और मून के साथ। अगर ये अर्थ मून के ऊपर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगाए तो मून कहीं स्ट्रेट लाइन में ब्रह्मांड में जाकर कहीं खो जाएगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। टेंजेंट ऑफ द सर्कल क्या है? ये आपके लिए नई चीज है, तो मैं आपको बता देता हूं कि टेंजेंट किसे कहते हैं। किसी भी सर्कल का टेंजेंट क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन दैट मीट्स द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल। आप देख पा रहे हो ये जो सर्कल है, ये जो गोला है, इस गोले के ऊपर एक लाइन है ABC, और ये लाइन इस सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। बस ऐसा ही कोई स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच करे, उसे हम उस सर्कल का क्या कहते हैं?
टेंजेंट कहते हैं। जो अर्थ के चारों तरफ ये जो मून है जब रिवॉल्व करता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो ये मून कहीं स्ट्रेट लाइन में ब्रह्मांड में जाकर खो जाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कुलर पाथ का क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस सर्कुलर पाथ को केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। तो टेंजेंट क्या होता है समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा गया है। कह रहा है कि भाई द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारे अर्थ के चारों तरफ जो चंद्रमा है वो घूमता है, रोटेट करता है। ये किस वजह से? ये इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मैंने आपको बताया। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों लग रहा है? द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो फोर्स है ये कहां से लग रहा है? कौन लगा रहा है भाई? ये फोर्स लग रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। शायद अगर अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता ना तो मून इसके चारों तरफ ना घूम रहा होता, और ना ही ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा अर्थ मून पर लगाता, है ना। अच्छा, इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता, सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नहीं होती, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है। और अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता तो जो हमारा चंद्रमा है जो धरती के चारों तरफ घूम रहा है वो रोटेट ना कर रहा होता, बल्कि कहीं स्ट्रेट लाइन में यूनिवर्स में जाकर कहीं दूर गिर जाता। अगर ग्रेविटी ना होती तो भाई मून भी कहीं जाकर गिरा होता ना, वो अर्थ के चारों चक्कर थोड़ी ना लगाता, है ना। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि इट इज सीन दैट फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? पूछ रहा है कि भाई हमने देखा कि जो एप्पल है, जो न्यूटन साहब के सामने जो एप्पल गिरा था वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ। हम कोई भी चीज गिराते हैं तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन तुमने कभी सोचा कि भाई एप्पल अर्थ को क्यों अट्रैक्ट नहीं करता, या कोई भी चीज अर्थ को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लेती है? तो बिल्कुल सोचने वाली बात है। और अगर कोई चीज अट्रैक्ट करती भी है अर्थ को तो हम क्यों अर्थ को मूव करता हुआ नहीं देखते हैं? अगर हम एप्पल का ही एग्जांपल ले लें, एप्पल अर्थ पर ही क्यों गिरता है, क्यों अर्थ एप्पल पर जाकर नहीं गिर सकता? वाई? इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा ना। बिल्कुल है, और ये कारण यहां से लेके यहां तक बताया गया है, जो कि मैं पढ़ाकर आपको बिल्कुल बोर नहीं करना चाहता, दिखाना चाहता हूं एनिमेशन से। चलते हैं स्क्रीन पर। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमेशा ये एप्पल ही क्यों जाकर अर्थ पर गिरता है, हमारा अर्थ क्यों जाकर एप्पल पर नहीं गिर जाता है। कुछ तो रीजन होगा ना। बिल्कुल है मेरे दोस्त, और ये एक्सप्लेन किया है आइजैक न्यूटन ने। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि भाई अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो हम जानते ही हैं कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जितना फोर्स ये धरती इस एप्पल को अट्रैक्ट करने में लगा रही है उतना ही फोर्स ये एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करने में लगा रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम देखते नहीं है कि भाई धरती हमारा चलकर एप्पल के पास आ रहा है। ऐसा क्यों नहीं होता है? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि भाई जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। नहीं समझे? समझाता हूं। कह रहा है कि भाई अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास यानी वजन ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, यानी धरती का जो वजन है वो ज्यादा है और इसीलिए धरती एक्सेलरेट नहीं करती, वो कहीं चलकर नहीं जाती है। और किसी का वजन अगर कम है तो वो एक्सेलरेट ज्यादा करेगा, यानी एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब आप समझ गए होंगे कि भाई हमारी धरती ही एप्पल को क्यों अट्रैक्ट करती है, क्योंकि धरती का वजन एप्पल के मुकाबले बहुत ज्यादा है और इस वजह से धरती एक्सेलरेट नहीं करेगी बल्कि एप्पल को आना पड़ेगा, है कि नहीं। एप्पल का मास कम है और इसलिए एप्पल एक्सेलरेट ज्यादा करता है। दोनों फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सर्ट कर रहे हैं। एप्पल के पास भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ के पास भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन अर्थ एप्पल के पास इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अर्थ का वजन ज्यादा है। समझ में आया?
और इसीलिए वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल। अर्थ का मास ज्यादा है, वजन ज्यादा है, इसलिए ये अर्थ एप्पल की तरफ नहीं जाता बल्कि एप्पल अर्थ की तरफ आता है। एक्सटेंड द सेम आर्गुमेंट फॉर व्हाई द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। अब तुम एक क्वेश्चन और पूछ सकते हो कि भैया हमारा मून ही क्यों अर्थ की तरफ रोटेट करता है? ये अर्थ भी तो कभी कभी मून का चक्कर लगा लिया करे ना। हाँ, ऐसा इसलिए नहीं होता, क्यों? क्योंकि मून का वजन बहुत कम है हमारे धरती के मुकाबले। हमारे अर्थ का जो वजन है वो है 6.00 इंटू 10⁻24 kg, ये ज्यादा है। और वहीं पर जो मून का वजन है वो कम है, वो है 7.3 इंटू 10⁻22 kg। ये 24 kg, ये 22 kg, समझ में आया? और इसीलिए केवल मून ही हमारा अर्थ की तरफ रिवॉल्व करता है, अर्थ हमारा मून की तरफ कभी भी रिवॉल्व नहीं करता है। इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। अब तुम समझ पा रहे हो ना कि भाई जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में 9 के 9 प्लैनेट्स क्यों केवल सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं? इसलिए क्योंकि सन का वजन बाकी 9 प्लैनेट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा है। हमारे अर्थ से भी ज्यादा वजन है सन का, और इसीलिए अर्थ हमारा सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। बाय आर्गुइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट्स अ फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। और हम ऐसा कह सकते हैं ना कि भाई सन और प्लैनेट्स के बीच में कोई फोर्स लग रहा है। बिल्कुल वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से सन का वजन ज्यादा है और इसलिए ये सन जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है बाकी प्लैनेट्स में, जिसकी वजह से बाकी प्लैनेट्स गोल गोल सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? From the above facts, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, but all the objects in the universe attract each other। भाई सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमता है, अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है, तो न्यूटन ने इस बात से यह पता लगा लिया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जरूरी नहीं है कि केवल अर्थ ही एक्सर्ट करे, बल्कि इस दुनिया में हर एक चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। भाई हमारे पास भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेरे पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तुम्हारे पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब तुम पूछोगे कि भैया हम एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि हम दोनों का वजन ऑलमोस्ट सेम होगा, या अगर ज्यादा भी होगा तुम्हारा वजन तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा 100-200 किलो ज्यादा होगा। 100-200 किलो से हम एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अर्थ के मुकाबले एप्पल का वजन बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए अर्थ हमारा एप्पल को अट्रैक्ट कर लेता है, या अर्थ हमारा किसी भी चीज को इसलिए अट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि अर्थ का वजन धरती पर रहने वाली बाकी चीजों से कई गुना ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना? दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, हमारे अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं जो धरती से भेजे गए हैं, या हमारे अर्थ की तरफ जो मून घूम रहा है नेचुरल सैटेलाइट हमारा, ये सब किस फोर्स की वजह से होता है? ये उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है जो हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो अब तक हमारे वैज्ञानिकों को यह तो पता चल चुका था कि भाई इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाती है, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब बात आती है कि भाई फोर्स तो लगाती है, लेकिन कितना? यानी अर्थ जो है वो मून पर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है कि ये मून इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है। इस एप्पल पर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो ये एप्पल धरती की तरफ गिर जा रहा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने की बात आती है, वहां पर फिर से हमारे चचा सर आइजैक न्यूटन ने एक लॉ दिया, जिसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ये वो लॉ है जिस लॉ से हम ये पता कर सकते हैं कि भाई अर्थ कितनी ग्रेविटी लगा रहा है, सन कितनी ग्रेविटी लगा रहा है, या मैं कहीं किसी के पास बैठा हूं तो मैं उस चीज पर कितनी ग्रेविटी लगा रहा हूं, वो चीज मेरे ऊपर कितनी ग्रेविटी लगा रही है। ये कैलकुलेट करने के लिए हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और एनसीईआरटी में ना दिया बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग कर दिया है, इसलिए हम पढ़ेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरेस्टिंग तरीके से, वही हमारा पुराना तरीका एनिमेशन के माध्यम से। चले स्क्रीन पर।
टॉपिक नंबर 10.1.1 और इस टॉपिक में हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है ये पढ़ रहे होंगे। इस लॉ को बनाया इसलिए गया है ताकि हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी दो चीजों के बीच में कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इसे कैलकुलेट कर सकें। सर आइजक न्यूटन ने अपना केवल एक ही स्टेटमेंट दिया था, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, और इस स्टेटमेंट में उन्होंने बता दिया कि भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी को तुम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। इन्होंने कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि इस ब्रह्मांड में हर एक चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है, किस फोर्स की वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो अब यह पता लगाना जरूरी है कि यह फोर्स कितना है, ठीक है। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने कहा कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ध्यान से पढ़ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन्होंने कहा कि भाई दो चीजों में उतनी ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग सकती है जितना इनके वजन, इनके मासेस का मल्टीप्लीकेशन होगा यानी प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इन्होंने यह भी कहा कि भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके बराबर। यानी आपको स्टेटमेंट हो सकता है समझ में ना आया हो, लेकिन मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूं। ये सामने इन्होंने कैसे फॉर्मूला बनाया इसको कैलकुलेट करने का, वो मैं अब आपको दिखाता हूं, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट ये, मान लेते हैं इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक का नाम हमने रखा है ए, एक का नाम हमने रखा है बी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ए वाला है ये बड़ा है तो इसका वजन ज्यादा होगा। चलो इसके वजन को हम कैपिटल एम मान लेते हैं, इसके मास को हम कैपिटल एम मान लेते हैं, और बी वाले के मास को हम स्मॉल एम यानी छोटा एम मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा मान लिया। अच्छा, और इन दोनों के बीच में जितनी दूरी है, जितनी डिस्टेंस है, इसको हम छोटा डी यानी स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब भाई दो ऑब्जेक्ट हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे, इनके बीच में फोर्स भी लग रहा होगा जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो अब हम इसमें यही सीख रहे होंगे कि भाई साहब ये फोर्स कितना लग रहा है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में। चलो तो मैं आपको बताता हूं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की माने तो सबसे पहले तो ये कहता है कि भाई जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। यानी कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका जो वजन है ए वाले का वो है कैपिटल एम, प्रोडक्ट कर देंगे, और बी वाले का जो वजन है वो है छोटा एम। और इस तरीके से जो पहला इक्वेशन है वो हमने बना लिया। तो सबसे पहली बात तो ये यही कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी जो फोर्स होता है वो केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम अपॉन लगाते हैं, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस है डी, ठीक है, और डी का जो स्क्वायर है ये हो गया ये, और दिस इज कॉल्ड आवर सेकेंड इक्वेशन। तो ये दोनों बातें हमने इसी स्टेटमेंट से निकाली हैं। तो भाई कौन सा ये फॉर्मूला, इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने का? इन दोनों में से कोई नहीं। कैसे मिलेगा? कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर दें, मिला दें, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है? F is directly proportional to m multiplied by m और inversely proportional to d का स्क्वायर। इसको हम नाम दे देंगे थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को जो कंबाइन करके हमें मिला है इक्वेशन, वो है इक्वेशन नंबर 3। लेकिन अब समस्या ये है कि यहां पर भाई ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगा है, अब इसको हटाना पड़ेगा। यहां पर जब तक हम इक्वल टू नहीं लाएंगे तब तक कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब इक्वल टू लाने के लिए हम क्या करेंगे? F इज इक्वल टू, किसी भी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को इक्वल टू में बदलने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और इस केस में जो हमारा कांस्टेंट है वो है कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। कैपिटल जी और वही हमारा m मल्टीप्लाइड बाई छोटा m और अपॉन d का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 4 एंड दिस इज आवर प्रॉपर फॉर्मूला टू कैलकुलेट फोर्स ऑफ
ग्रेविटेशन। अब आपको क्वेश्चन में ना फोर्स कैलकुलेट करना रहेगा, m और छोटा m की वैल्यू दिया रहेगा, ये स्मॉल d का भी वैल्यू दिया रहेगा, बस एक वैल्यू नहीं दी रहेगी, वो है ये g। ठीक है, इस g को हम क्या कहेंगे, ये g हमारा यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का काम कर रहा है। ये जी क्या है, इसका क्या वैल्यू होता है, जब तक इसकी वैल्यू पता नहीं रहेगा तो इन सब की वैल्यू पता हो कि क्या करेगी भाई, इसकी भी वैल्यू तो पता होनी चाहिए तभी तो कैलकुलेट करेंगे ना। तो भाई जो बड़ा जी है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जी हाँ, इसकी भी अलग कहानी है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले जो इसकी वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी हेनरी कैवेंडिस ने। हेनरी कैवेंडिस ने कैसे वैल्यू निकाली इसकी, जो पिछला फॉर्मूला है वो यही था ना, F इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से इन्होंने जी की वैल्यू कैलकुलेट करी। इन्होंने कहा कि भाई फॉर्मूला हमारे पास यही है, F इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब इससे जी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा भाई साहब कि जब ये d इधर चला जाएगा तो f इंटू डी का स्क्वायर इज इक्वल टू g और ब्रैकेट में कैपिटल M और स्मॉल m, यानी इस g की सिर्फ वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये g की वैल्यू क्या होगी, ये m इंटू m को हम इधर भेज दें तो g की वैल्यू हमारा मिल जाएगा कुछ g इक्वल टू f इंटू डी का स्क्वायर अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m। तो g का फॉर्मूला मिल गया और इसी फॉर्मूले से हेनरी कैवेंडिस ने हमें g की वैल्यू दी। g की वैल्यू है हमारे पास 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11। अब वैल्यू तो मिल गई, अब बात आती है SI यूनिट की, इसका कुछ यूनिट भी तो होना चाहिए। तो इसका यूनिट कैलकुलेट करने के लिए यही वाला, इस वाले फॉर्मूले से हम यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, सबसे पहले F का जो यूनिट है वो क्या है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन यानी N। ठीक है, D यानी डिस्टेंस का जो यूनिट होता है, डिस्टेंस हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर, और ये नीचे अपॉन में है। ठीक है, तो ये मास है और मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी। ठीक है, केजी का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर क्यों, क्योंकि दो है ना, एक बड़ा m है और छोटा m है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन -2 नॉट 2 -2। क्यों, क्योंकि ये नीचे की चीज ऊपर आ रही है तो माइनस की साइन लग जाती है। तो ये रहा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी का -2। ये वो यूनिट है जो हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के साथ लगाते हैं। ये एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी हमेशा हमें क्वेश्चन में दिया गया रहेगा कि जी इक्वल टू इतना। ठीक है, तो जी की वैल्यू हमारी ये है। अब हमें जी की वैल्यू भी पता चल गई है तो भाई हम आराम से ये जो हमारा फॉर्मूला है F इक्वल टू जी एम इंटू एम डी स्क्वायर से आराम से हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं। अब तुम बोल रहे हो भैया करके दिखा दो एक आख, तो बिल्कुल आपके लिए पेश है एक धमाकेदार सा क्वेश्चन, चलिए उसको करते हैं। सो वी हैव एग्जांपल नंबर 10.1 और किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको यह देख लेना चाहिए कि भाई आपसे पूछ क्या रहा है। कैलकुलेट द फोर्स exerted by the earth on the moon, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, क्या है इसका फॉर्मूला, F इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी का स्क्वायर, यही है फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले में हमें F अगर यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो क्या क्या चाहिए, सबसे पहले बड़े M यानी एक ऑब्जेक्ट का मास, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, फिर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस और जी की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है यानी कैपिटल M, वो देखते हैं क्या है, द मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास यहां पर दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, माफ करना यहां पर 1024 है, बल्कि ये 10 टू द पावर 24 है। ठीक है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। ठीक है, तो सबसे पहले बड़े M का वैल्यू हमें पता चला। दूसरा M यानी दूसरा जो मास है वो कौन सा है, मून का वजन है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 22 केजी। ठीक है, क्या है मून का वजन, 6.4 इंटू
10 टू द पावर 22 kg, ये हमें स्मॉल m की वैल्यू यानी दूसरा मास पता चल गया। अच्छा, डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में? डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, ये भी दिया है, 3.84 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5 है ये, ठीक है। तो क्या है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस? d इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 क्या है, किलोमीटर दिया है, ठीक है। और g की वैल्यू यहां पर इसने दी है जो एक्सेप्टेड वैल्यू मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अच्छा, अब हमें तीनों चीज पता है, अब हमें सीधा फॉर्मूला में रख के निकालना है, लेकिन सबसे पहले इस d को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस का जो यूनिट होता है, SI यूनिट, वो किलोमीटर नहीं बल्कि मीटर होता है। यहां पर किलोमीटर दिया है, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, और किसी भी किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए बहुत सिंपल सी चीज करनी पड़ती है, क्या? मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.84 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8 मीटर। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, बस हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला यही है, F इज इक्वल टू जी एम इंटू स्मॉल m, ठीक है, अपॉन d का स्क्वायर। चलो रखते हैं इस फॉर्मूले में। सबसे पहले f इज इक्वल टू, g की वैल्यू क्या है, 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई बड़े m की वैल्यू क्या है? बड़े m की वैल्यू है 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ठीक है। छोटे m की वैल्यू क्या है? 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22, ठीक है। और इन सबके जो अपॉन करेंगे हम, वो d का स्क्वायर यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 3.84 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8, ठीक है, ये है। और इसका स्क्वायर, ये देखो d का स्क्वायर है ना। अब इतनी बड़ी वैल्यू है आपके पास, तो कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट कर लिया है पहले से ही। तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें मून और अर्थ के बीच में देखने को मिल रहा है, वो है 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20, और फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो है न्यूटन। तो हियर इज द फाइनल ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और मून के बीच में लग रहा है। सिंपल क्या किया हमने, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में हमें एक मास, फिर दूसरा मास, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए था। तीनों हमने ले लिया क्वेश्चन से और सीधा फॉर्मूले में रखकर वैल्यू निकाल ली। दैट्स सो सिंपल, है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 10.1.2, और इस टॉपिक में जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अभी पढ़ा कुछ देर पहले, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरत पड़ी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने की। तो भाई, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बिना ना बहुत सारे ऐसे फेनोमेना जो हमारे यूनिवर्स में हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं हमें पता ही ना चलता। जैसे हमारा अर्थ जो होता है वो हमेशा हमें बाइंड करके रखता है, यानी हम हमेशा धरती से जुड़े रहते हैं। क्यों? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है। हमारा मून अर्थ के अराउंड गोल गोल रिवॉल्व करता है, क्यों? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। अगर ये ग्रेविटेशन ना होता तो शायद मून अर्थ की तरफ चारों तरफ घूम ना रहा होता, और शायद हमें चंद्रमा फिर दिखता भी नहीं धरती से, ठीक है। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, जो 9 के 9 प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, क्यों? इसी ग्रेविटेशन की वजह से। अगर ये ग्रेविटेशन ना होता तो हमारी धरती सन के चारों तरफ घूमती नहीं, और ना दिन होता, ना रात होता, ना साल बदलते, ना डेट बदलते, ठीक है। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, और आपको पता है कि भाई चंद्रमा और सूरज आसमान में निकलते हैं, लेकिन इससे हमारी धरती में समुद्र में जो लहरें आती हैं ना, जो टाइड्स आती हैं, इस पे ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे जब फुल मून होता है तो लहरें खूब तेज तेज उठती हैं, और अगर हाफ मून रहता है तो समुद्र की लहरें बहुत धीरे उठती हैं, ठीक है। तो समुद्र की लहरें भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कम और ज्यादा होती हैं। तो दीज 4 आर
द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो क्या बताओगे? यही 4 पॉइंट आपको लिख के आना है। सो आई होप कि भाई साहब आपको ये पूरा वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी हो, तो भाई साहब वीडियो को बस लाइक करना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने को मैं बोलता। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते यार। वीडियो अच्छी लगी है ना? मुझे पता है बहुत मेहनत लगती है बनाने में। सेकंड पार्ट के साथ जल्द मिलेंगे हम, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपनों का। चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।